आज हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था उसमें कुछ कमियां थी। तो पहले हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। तो उसमें बताया था कि हमारे सेंटर में तो न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारे का सारा परमाणु का एटम का मास कंसंट्रेट होता है, प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। ये था हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इसकी कुछ कमियां थी। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी, जो मेन इसके ड्रॉबैक्स थे, उसके लिए मैं छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग रहा है, सर्कुलर पाथ में, मान लो ये कोई साइकिलिस्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड में, मतलब कोई साइकिल पे 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में घूमने लग रहा है, तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन, त्वरण होगा? जरूर होगा, क्योंकि त्वरण होता है उसकी गति में परिवर्तन समय के साथ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है 10 मीटर पर सेकंड, पर हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, चाहे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन अगर उस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन होगा। दूसरी चीज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इंफ्लुएंस में, के प्रभाव में अगर त्वरण कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में छोड़ देता है और उसकी एनर्जी कम होती जाती है, जिससे वो धीरे धीरे दूसरे चार्ज पार्टिकल जिसके प्रभाव में वो घूम रहा है उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, ताकि उसकी एनर्जी कंपनसेट हो जाए। वही चीज हमारे इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, मींस चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पार्टिकल के प्रभाव में सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है, और एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा छोड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसकी एनर्जी कम होते होते धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक आएगा और एक स्टेज पे आके ये एटम के, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मींस हमारा एटम हो गया अनस्टेबल। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम इज अनस्टेबल, बट आवर एटम इज नॉट अनस्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल। अगर एटम अनस्टेबल होता तो इमेजिन करो, दुनिया में जितनी सारी चीजें हम देख रहे हैं, जिनके साथ भी हम डील कर रहे हैं, वो कोई भी चीज है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, सबके अंदर एटम्स हैं। अगर हमारा एटम अनस्टेबल होता तो धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाती, ये सारी चीजें भी अनस्टेबल होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसकी वजह से हो गया फेल। ये थी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको दूर करने के लिए फिर नेक्स्ट मॉडल दिया था बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। लेकिन बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दो पॉइंट्स, दो न्यू डिस्कवरीज हुई थी, दो न्यू साइंटिफिक अप्रोच हुई थी, जिनके बेसिस पे बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। पहला, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मींस जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं वो डुअल बिहेवियर रखती हैं, मतलब उनमें दो गुण होते हैं, पार्टिकल का और वेव का, मतलब किसी पदार्थ का भी और किसी तरंग का भी।
जैसे छोटा सा अंतर मैं पदार्थ और तरंग में अंतर स्पष्ट करूं, हमने जो साउंड जो मैं बोलने लग रहा हूं तो इससे साउंड वेव्स निकल रही है। इन वेव्स के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, इन वेव्स की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। या दो वेव, जैसे मैं यहां से मैं बोलने लग रहा हूं, इधर से कोई और हो जाए, जैसे हम घरों में शादी ब्याह फंक्शंस में डीजे लगाते हैं तो दो दो बॉक्स लगे रहते हैं, दोनों से साउंड आती है, तो दोनों की साउंड मर्ज भी हो जाती है और अलग अलग भी रहती है, तो उससे उनकी साउंड पे कोई वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव्स खत्म नहीं होती, एक ही पॉइंट पे दो वेव्स आपस में मिक्सअप भी हो सकती हैं और दो वेव्स खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि वेव्स एग्जिस्ट करती हैं मोर देन वन वेव्स। लेकिन क्या हम पार्टिकल के साथ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? जैसे ये डंडा है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, क्या हम इसी जगह पे दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पेन, कोई डंडा, कोई मार्कर, कुछ भी इस पॉइंट पे हम रख सकते हैं? नहीं, एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल होगा। लेकिन वेव्स एक पॉइंट पे मोर देन वन वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो दोनों बिहेवियर शो करती हैं, मैटर का भी मींस पार्टिकल का भी और वेव्स का भी, तरंगों का भी गुण दर्शाते हैं और वो पदार्थ का भी गुण दर्शाते हैं। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये दोनों चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में जाने से पहले हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज किया था कि लाइट या दूसरी फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिनसे तरंगे या किरणें निकल रही हैं, रेडिएशन एनर्जी जिनसे हमें मिल रही है, वो अपनी एनर्जी स्पेस में प्रोवाइड करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेव, तरंगों के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। रेडिएशन एनर्जी जो हमें मिलती है वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स मिलती है और इन वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय और चुंबकीय गुण जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन विद्युत, मैग्नेटिक मीन चुंबकीय, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनको कहते हैं। मींस जो भी सोर्स जिससे हमें रेडिएंट एनर्जी मिल रही है वो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वातावरण में या स्पेस में छोड़ रहे। तो हम सबसे पहले बात करें वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो ये मैंने एक वेव बनाई हुई है जो ऐसे मूव कर रही है, जिसको हम अगर डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ से देखना चाहें तो हमारे पास कोई स्टिल वाटर का सोर्स है, जैसे कोई तालाब है, उसमें पानी बिल्कुल शांत है, अगर हम उसमें किसी तरीके से उस पानी को हिलाएं तो पानी ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट शो करता है, वो वेव्स पूरे पानी में मूव करती हुई चली जाती हैं। तो उन तरंगों के रूप में मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ये हमारी वेव्स है। तो ये हाइट क्रस्ट कहलाएगी, ये डेप्थ मतलब कितना ऊपर गया वो क्रस्ट और कितना नीचे गया वो होती है हमारी डेप्थ, ट्रफ, सॉरी, हाइट क्रस्ट और डेप्थ ट्रफ कहलाती है। तो जितनी ये हाइट है उतनी ही डेप्थ होती है। इस हाइट या डेप्थ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, मींस द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आती है वेवलेंथ। दो नजदीक वाली कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या दो नजदीक वाले ट्रफ के बीच की दूरी भी समान होती है, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। लैम्डा से इसको दर्शाते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव या नजदीक वाले क्रस्ट के बीच की दूरी या दो नजदीक वाले ट्रफ के बीच की दूरी कहलाएगी हमारी वेवलेंथ। अच्छा, इनकी अगर इकाई की बात करें, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ की यूनिट की बात करें तो दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, तो इनकी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर। अब हम बात करते हैं वेव नंबर। ये वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है, वेवलेंथ के उल्टा होती है। तो द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर की दूरी में कितनी वेवलेंथ है
वो कहलाएगी हमारी वेव नंबर, और ये वेवलेंथ का उल्टा होती है 1/लैम्डा। इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो किसी वेव के पाथ में कोई पॉइंट इमेजिन करें, उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, दैट वेव्स इज कॉल्ड frequency, means number of waves passing through a point in 1 second। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी म्यू। और ये समय का उल्टा होती है, इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या हर्ट्ज इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या होर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को हम कहते हैं हर्ट्ज। अब अगर इनके आपस में रिलेशनशिप की बात करें, लैम्डा फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालें, तो जैसा हमें फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दूरी बराबर है चाल गुना समय। दूरी है यहाँ पे हमारी वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी को हम डिनोट करें c से, और टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो टाइम सॉरी टाइम का उल्टा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो 1/लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/म्यू, और c बराबर है म्यू लैम्डा। मतलब वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। तो ये हो गया हमारा इनका आपस में रिलेशनशिप।